सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। अनंत रचयिता की दुनिया के सारे मित्रों, सोल फैमिली और राह के मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर ऊर्जावान मित्रों को मेरा नमस्कार। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके। सत्र 19 जो हम कल उसका पठन कर रहे थे, उसी के आगे का भाग है। यह सत्र 19 जो फरवरी 8 को 1981 में रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ओपन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत खुद की जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है, यदि आप इस एक के ज्ञान को या इस एक के कानून की किताब को दूसरे से साझा करना चाहते हैं या अपनी भाषा में परिवर्तित करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है। हम अपना सत्र कल से आगे शुरू करते हैं। कल जो बात चल रही थी वह सेकंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन जाने में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी परेशानियां आनी थी, उनके बारे में चर्चा चल रही थी। आज डॉन पूछते हैं फिर एक नई तीसरी घनत्वता के लोग जो अभी अभी दूसरी घनत्वता से आए हैं, उनका झुकाव अभी भी मजबूती से खुद की सेवा की तरफ होगा। शायद ऐसा कोई तंत्र होगा जिससे दूसरों की सेवा के संभावना के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। जो लोग तुरंत ही आए हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। मैं पहले दो बातों के बारे में सोच रहा हूँ। पहला, मैं तंत्र के बारे में सोच रहा हूँ और दूसरा, मैं सोच रहा हूँ कि विभाजन कब होगा जहां वह इकाई खुद के सेवा के रास्ते पर जारी रखने में सक्षम होती है और अंततः उसे चौथे और पांचवें घनत्व तक ले जाती है। डॉन का क्वेश्चन है, मेरा यह अनुमान है कि एक इकाई दूसरी घनत्वता से पूरी तरह से खुद की सेवा जारी रख सकती है और आगे की घनत्वता में उसे जारी रख सकता है और उसे कभी भी कोई उस रास्ते से नहीं हटा सकता। क्या यह सही है? रा कहते हैं यह गलत है। दूसरी घनत्वता में खुद की सेवा के अवधारणा के साथ
उसके समूह की सेवा करना भी शामिल होता है। मतलब आप अपने स्वयं की सेवा करें और पूरे समूह की सेवा करना वह आवश्यक है। एक ग्रुप कॉन्सियसनेस और ग्रुप एनर्जी की बात कर रहे हैं। दूसरी घनत्वता में खुद का और दूसरे का विभाजन नहीं दिखाई देता है। सभी को खुद के जैसा ही देखा जाता है, क्योंकि किसी रूप में दूसरी घनत्वता की इकाई में यदि कोई समूह कमजोर हो जाता है तो वह उस समूह की सारी इकाई भी कमजोर हो जाती है। इसमें जो मेरी समझ से जो आया है वो ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि हम सब में हैं, तो जो ग्रुप है वो भी हम ही हो गए। और अगर हम ग्रुप हो गए या हम सब में हो गए तो हम कमजोर होंगे तो ग्रुप पूरा कमजोर हो जाएगा। नई या प्रारंभिक तीसरी घनत्वता के इकाई में अपने परिवार, समाज, देश या खुद की तरफ देखने का जो झुकाव या विकृति होती है उसे भोलापन कहा जाता है। इस प्रकार यद्यपि ये विकृति तीसरी घनत्वता में विकास के लिए मददगार नहीं है, क्योंकि ये बिना किसी ध्रुवता के है। ये विभाजन तक स्पष्ट हो जाता है जब वो इकाई दूसरों की तरह देखें और सचेत रूप से दूसरों को खुद के भला करने के लिए छल कपट करे। यहीं से उस मार्ग की शुरुआत होती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। छल कपट मतलब हम अपने आप को किसी दूसरे से अलग समझते हैं, दूसरे में अपने आप को नहीं देखना, तभी हम उससे छल कपट करते हैं। ये रॉ के हिसाब से गलत हो जाता है। डॉन पूछते हैं, फिर स्वतंत्र इच्छा के कारण भी कभी कभी तीसरी घनत्वता में विभाजन हो जाता है। जब कोई इकाई कभी सचेत रूप से और शायद बिना सचेत रूप से चुनाव करता है, या कोई इकाई सचेत रूप से एक रास्ते को चुन सकती है जब विभाजन की शुरुआत हो रही है। मतलब डॉन पूछते हैं कि जब विभाजन की शुरुआत हो रही है तो हमारे को जो रास्ता चुनना है वह रास्ता कैसा हो, क्या हो। रॉ जवाब देते हैं, हम सामान्यताओं में बोलते हैं कि जो हमेशा गलत होने के लिए खतरनाक है, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि आप हर चीज की समीक्षा के लिए चाहते हैं। इसलिए हम विसंगतियों से हटाकर मोटी मोटी बातें ही बता सकते हैं। तीसरी घनत्वता में अधिकांश प्राणी अपने रास्ते चुनने से बहुत दूर हैं, इससे पहले कि वह जानने की सचेत रूप से उन्हें कोई और रास्ता चुनना आवश्यक है। यानी कि वे जानते ही नहीं कि उनका जिस तरफ झुकाव है वह उन्हें तय करना आवश्यक है। रॉ कहते हैं कि अगर आप एक अपना रास्ता चुन लें, आपको दोनों तरफ रास्ता दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, या क्या रास्ता है आपके पास, आपको वह चुनना आवश्यक है। बिना रास्ता चुने आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। डॉन पूछते हैं, क्या बता सकते हैं कि खुद की सेवा का रास्ता चुनने के लिए किस तरह झुकाव उन्हें बल देता है। तो आप कहते हैं, हम आपको अलंकार में बोलकर बता सकते हैं। कुछ लोग रोशनी से प्रेम करते हैं, कुछ लोग अंधकार से प्रेम करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अलग अलग अनंत कई सारे रचयिता चुन रहे हैं और खेल रहे हैं, तथा अपने अनुभव को उन बच्चे के जैसे ले रहे हैं जो पिकनिक पर गए हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिकनिक का मजा लेते हैं, उन्हें सूरज सुंदर लगता है, खाना स्वादिष्ट लगता है, खेल ताजगी भरा लगता है, और वह रचना के आनंद से चमकते हैं। तो कुछ लोग रात को रात अच्छी लगती है, उनकी पिकनिक दर्द में रहने में, कठिनाई में, दूसरे को कष्ट देने में और प्रकृति को दुराग्रह की जांच करना भी उन्हें पसंद होता है। अलग अलग तरह की पिकनिक का मजा लेते हैं। मतलब डॉन बोलते हैं कि दो तरह के रास्ते हैं आपके पास। अगर आप चाहें हर चीज में कमी निकालना, हर चीज को गलत कहना, और दूसरा रास्ता है हर चीज में आनंद निकालना। आपको कोई एक रास्ता चुनना होगा। अगर आप अपना रास्ता चुनते हैं तो आपको कोई भी रास्ता चुने, आपको रास्ता चुनने के बाद ही आगे का मार्ग मिलेगा। ये सारे अनुभव उपलब्ध हैं।
यह हर इकाई की स्वतंत्र इच्छा है कि वह किस प्रकार से खेल का, किस प्रकार के आनंद का चुनाव करता है। हम अपना चुनाव करते हैं, उसके बाद हमारी अपनी इच्छा है, हम किस चीज में अपना आनंद महसूस करते हैं। डॉन कहते हैं, मैं मानता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन कहते हैं मैं मानता हूं कि एक इकाई चाहे किसी भी रास्ते पर हो, वह तय कर सकता है कि वह किसी भी समय कौन से रास्ते पर चल सकता है और संभव अपने कदमों को वापस ले सकता है, पर उस रास्ता बदलना तब ज्यादा कठिन हो जाता है जब वह रास्ते पर काफी आगे निकल चुका होता है। क्या यह सही है? अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं या दूसरा वाला रास्ता है उस पर आगे चल रहे हैं, तो क्या एक परिस्थिति जब भी कभी ऐसी बनती है हमें रास्ता चेंज करना है, हमें एक समय ज्ञान हुआ कि हमें अपना रास्ता चेंज करना है, तो क्या हम अपना रास्ता बदल सकते हैं? क्या उसमें मुश्किल आएगी? बहुत आगे निकल चुके हैं फिर भी रास्ता बदलना, तो रॉ कहते हैं यह गलत है। यदि इकाई अपने ध्रुवता से काफी आगे निकल जाते हैं तो वह इकाई उतनी ही आसानी से अपनी ध्रुवीकरण बदल सकती है, क्योंकि इकाई के पास अधिक शक्ति और जागरूकता होती है। मतलब आपको अपनी शक्ति से परिचय कराया जा रहा है। आप जब भी आपको आपका ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, आप उस समय अपना रास्ता, अपना मार्ग बदलकर अच्छे मार्ग पे आ सकते हैं। वे लोग वास्तव में असहाय हैं जिन्हें सचेत रूप से अपना रास्ता नहीं चुना, परंतु वे उस पैटर्न को बार बार बिना दोहराए किसी ज्ञान के दोहराते रहते हैं और उन्हें यह पैटर्न का मतलब भी नहीं पता लगता। डॉन कहते हैं, मेरा मानना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तब ऐसा लगता है कि उस ध्रुवीकरण में भी उतनी ही क्षमता है जैसे कि इसमें है, यानी कि दोनों तरफ बराबर की क्षमता है। यदि इसे हम उदाहरण तौर पर बताएं, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ध्रुव होते हैं। मतलब उनका कहना है कि दो ध्रुव मतलब निगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी में प्लस और माइनस होता है। इनने बताया है कि जैसे अपने बैटरी सेल होता है उसमें प्लस और माइनस होता है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव गुण हैं। हम जो भी गुण चाहें उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी ध्रुव को जितना अधिक चार्ज करेंगे उतना ही अधिक आपके समर्थ होगा। आपकी सोच के हिसाब से आप निगेटिविटी को ज्यादा ध्यान देंगे या पॉजिटिविटी को, वही आपकी लाइफ में आपको आगे दिखेगी। अधिक अपने सामर्थ्य में अंतर होगा और उतना ही अधिक कार्य करने की क्षमता होगी, जैसा कि हम इसे भौतिक रूप से कहते हैं। यह मुझे ठीक वैसे ही समानता लगता है जैसे हमारे यहाँ चेतना में होता है। क्या यह सही है? रॉ कहते हैं बिल्कुल सही है। डॉन कहते हैं ठीक है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक घटना के रूप में हम जो अनुभव करते हैं, यानी कि विद्युतीय घटना और चेतना की घटना, इसके बीच में संबंध होता है और वह एक ही रचयिता से निकलती है। यह लगभग एक जैसी है, परंतु अपने कर्म में थोड़ा अंतर होता है। क्या यह सही है? रॉ उसका आंसर देते हैं, हम फिर से आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे और अधिक सरल बताते हैं। डॉन के प्रश्न को रॉ और सरल बनाते हुए कहते हैं, अकेले आपका शरीर कई कई ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का बना हुआ है, जो बुद्धिमान ऊर्जा के कारण आपस में एक दूसरे को प्रभावित करता है। आपकी मानसिक व्यवस्था या विकृति आगे चलकर आपके शरीर में और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़ती है और आपके शरीर के ऊर्जा के पैटर्न को विकृत करती है। आध्यात्मिक पहलू क्षेत्रों की एक और विकृत जटिलता के रूप में सेवा करता है, जो अपने आप में उत्तम होता है, लेकिन जिसे ऊर्जा क्षेत्र के मन और शरीर परिसर द्वारा कई विकृत और तरीकों से महसूस किया जाता है। यानी कि आपको अपने मन तथा शरीर को अपने आत्मा के साथ मिलाना होता है। मतलब आपकी सोच को, आपके मन को, दोनों को एक करेंगे। सोच मन उस दोनों एक रास्ते पे चलेंगे, बैलेंसिंग होगी, फिर आपके आत्म उत्थान होगा। इस प्रकार एक के बजाय हम कहेंगे एक ध्रुवीकरण वाला चुंबक
आपके शरीर, मन, आत्मा, परिसर में एक मूलभूत ध्रुवीयता होती है जिसे आप वायलेट रे ऊर्जा कहते हैं, परंतु यह आपके मन द्वारा उत्पन्न किसी भी विचार से प्रभावित होता है। शरीर के विकृतियों से और सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच कई रूपों में, कई रिश्तों के द्वारा, जिसे आप सितारों के द्वारा पेश कर सकते हैं। प्रत्येक एक के साथ जो आपकी व्यक्तिगत विकृतियों के कारण इकाई के विद्युत चुंबकीय जाल में प्रवेश करती है। डॉन क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या यही से ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हुई? रॉ कहते हैं, यह सत्र का अंतिम सवाल होगा। ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्राकृतिक कृतियों को समझने का एक तरीका है, जिससे बताया जाता है कि यह किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मतलब ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत तो यहाँ से हुई, पर यह शास्त्र किसी भी तरह की भविष्यवाणी या यह नहीं बता सकता कि यह होगा ही होगा। बस एक अंदाज लगाया जा सकता है। यह राका इस हिसाब से कहना है। यस, 19वां सत्र यहीं समाप्त होता है। इस सत्र को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का इस एनर्जी से जुड़ने के लिए, और हमें गोल्डन एरा टीम और अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे इतनी ऊर्जा के साथ एक साथ जोड़ा। अब मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करता हूँ। जैसा कि रॉ हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आग्नेय दोस्त, आग्नेय, आग्नेय वश। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.